हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने भी मैपिंग वाले टर्म्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज, जिसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग कर रहे थे और इसमें हमने ऑलरेडी 2 कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लिए थे। बट क्या हुआ कि वो जो इंटरफेस था उसमें जो चीज़ें थी वो मैप में अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पा रही थी, इसीलिए हमने बीच में इस सीरीज़ को कुछ दिन के लिए स्टॉप रखा और फिर हम एक बार फिर से उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें हम आज की क्लास में करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैपिंग। और अब ये पीपीटी फॉर्म में है और इसमें आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इन चीज़ों को। तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, यानी पहले हम फिजिकल मैपिंग करेंगे, यानी फिजिकल मैपिंग में आते हैं माउंटेन्स, डिजर्ट हैं, प्लेट्यू हैं, रिवर्स हैं, ग्रासलैंड्स या जो लेक्स हैं, उनके बारे में जो भी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। और फिर अगली क्लास में हम पॉलिटिकल मैपिंग करेंगे, जिसमें हम उस कॉन्टिनेंट के जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं एक वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में किस कॉन्टिनेंट की जो मैपिंग है वो हमें करनी है। तो देखिए यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का मैप यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो कॉन्टिनेंट है यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, तो ये दोनों जो कॉन्टिनेंट हैं इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटे कॉन्टिनेंट थे तो इसलिए ये एक ही वीडियो में कवर हो चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसके बारे में। और ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। हम सभी को पता है कि जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और इसकी खोज की थी, यानी इस कॉन्टिनेंट की खोज की थी कोलंबस ने। वो खोज करने के लिए कोलंबस निकला था इंडिया की, बट उसने खोज कर दी थी अमेरिका की। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी की मैपिंग करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे एक तरफ से। और ये फिजिकल मैपिंग होगी, यानी जो भी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हैं कॉन्टिनेंट के उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास स्थित जो भी सागर, महासागर और जो भी खाड़ी या गल्फ जो भी मौजूद हैं उन सभी के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये क्योंकि जियोग्राफिकल यानी कि ये फिजिकल मैप है, इसीलिए यहाँ पर आपको जो मुख्य मुख्य कंट्री हैं, यानी जैसे कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मैक्सिको है, अलास्का है जो कि इस समय यूएस का पार्ट है, बट ये कभी रसिया का पार्ट हुआ करता था और रसिया ने यूएस को इसे बेच दिया था अलास्का वाले पार्ट को। और ये यहाँ पर ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके समुद्र है। ये यानी जियोग्राफिकली तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंडर में आता है, बट ये यानी इस पर जो डोमिनेंस है वो डेनमार्क का, यानी डेनमार्क के अंडर में आता है ग्रीनलैंड। और वैसे जियोग्राफिकल अगर आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका का ही एक पार्ट है, बट आप देख सकते हैं ये डेनमार्क का हिस्सा है, यानी डेनमार्क ही इस पर राज करता है। और अब हम बात करते हैं जो आसपास स्थित जो भी महासागर हैं, सागर हैं, उनके बारे में। तो ये देखिए इस तरफ स्थित है पैसिफिक ओशियन। हमारे 5 सबसे बड़े महासागर हैं, उनमें सबसे बड़ा जो महासागर है वो है पैसिफिक ओशियन। तो ये भी स्थित है, यानी पैसिफिक ओशियन इस तरफ, और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन जो कि 2nd महासागर है सबसे बड़ा। तो इस तरफ पैसिफिक ओशियन, इस तरफ अटलांटिक ओशियन। तो ये तो हो गया महासागर। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बेफोर्ट सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर स्थित है बेरिंग सी, यानी बेरिंग सागर। और ये वाली जो जलसंधि आप देख रहे हैं यही है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये वाली जो जलसंधि है ये बेरिंग स्ट्रेट जलसंधि है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे, यानी इस वाले एरिया में यहीं पर बरमूडा ट्रायंगल स्थित है और यहीं पर एक सागर स्थित है, सारगैसो सागर। तो ये सागर यहाँ पर स्थित है, सारगैसो सागर। ये आप देखेंगे लेब्राडोर सी, ये यहाँ पर स्थित है लेब्राडोर सी। और ये हो गया आपका बेफोर्ट सी, ये बेरिंग सी। और उसके बाद यहाँ पर सारगैसो सी आप देख सकते हैं। और अब हम बात करें कुछ जो
खाड़ी हैं यानी जो गल्फ़ हैं, बे हैं, उनके बारे में। देखिए गल्फ़ और खाड़ी ये सभी एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई और यानी जो गल्फ़ होती है वो थोड़ी सी आपको सकरी देखने को मिलेगी, और जो बे होती है यानी तीन तरफ से थल से घिरा हुआ एरिया और एक तरफ से जल से घिरे हुए एरिया को ही हम खाड़ी कहते हैं या गल्फ़ कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस उसमें थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई का अंतर हो जाता है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्थित है गल्फ़ ऑफ अलास्का, यानी अलास्का की खाड़ी से कहते हैं, ये स्थित है गल्फ़ ऑफ अलास्का। फिर यहाँ पर आएंगे आप नीचे तो इस जगह वाली ये जो खाड़ी है इसे कहते हैं गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी ये स्थित है कैलिफोर्निया की खाड़ी, तो ये यहाँ पर स्थित है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको है, और मैक्सिको के पास ही आपको देखने को मिलेगी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी। और फिर ऊपर जाएंगे तो हडसन बे, फिर ये बैफिन बे। तो ये जो खाड़ियाँ हैं यानी जो गल्फ़ हैं, बे हैं, ये सभी आपको इसके आसपास देखने को मिलेंगी, जो कि मुख्यतः हमने आपको बता दी। गल्फ़ ऑफ अलास्का आपको याद रखना है, बे ऑफ कैलिफोर्निया आपको याद रखना है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको आपको याद रखना है, और साथ ही साथ हडसन बे और बैफिन बे को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास के जो सागर हैं, महासागर हैं, और जो खाड़ियाँ हैं, जो गल्फ़ हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अन्य जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में। तो इसमें फिर उसके आगे आती हैं द ग्रेट लेक्स, यानी जो भी लेक्स स्थित हैं इस नॉर्थ कॉन्टिनेंट में, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो भी लेक्स स्थित हैं। तो यहाँ पर 5 लेक्स हैं जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो इनमें कौन कौन सी लेक्स शामिल हैं, तो इनमें आप देखेंगे सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन लेक, इरी लेक और ओंटारियो लेक। ये जो 5 लेक्स हैं इन्हीं को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। द ग्रेट लेक्स किसे कहा जाता है, तो यही जो 5 लेक्स हैं इन्हीं को द ग्रेट लेक कहा जाता है। तो इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है, यानी होम्स आप याद रख सकते हैं। फिर इसे आप एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, और फिर इनसे जो नाम है बना सकते हैं। एच से ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से इरी और एस से सुपीरियर लेक। तो ये जो 5 लेक हैं इन्हीं को द ग्रेट लेक्स कहा जाता है। एक और मैप में इनको हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए ये जो रेड वाले आपको दिख रही है ये है बॉर्डर कनाडा की, यानी ये जो लेक्स हैं इनमें 4 लेक्स यूएसए और कनाडा के बीच में ये स्थित है यूएसए, और ये स्थित है कनाडा। तो कनाडा और यूएसए कंट्री के बीच में ये जो 4 लेक्स हैं, यानी लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, तो आप देख सकते हैं ये चारों लेक्स बॉर्डर बनाती हैं। और जो लेक मिशिगन है ये पूरी तरह यूएसए में स्थित है। तो आपको याद रखना है इन 5 लेक्स में जो पूरी तरह यूएसए में स्थित लेक है उसका नाम है लेक मिशिगन, यानी ग्रेट लेक्स में एकमात्र लेक मिशिगन ही एक ऐसी झील है जो कि पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। बाकी चारों कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कनाडा की भी कुछ झीलों के बारे में, यानी लेक्स ऑफ कनाडा के बारे में भी। तो इनमें आती हैं मुख्य ग्रेट बियर लेक जो कि कनाडा में स्थित लेक है, और ये फेमस है रेडियम के लिए, यानी यहाँ पर रेडियम के जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं। फिर आती है ग्रेट स्लेव लेक, जो कि बनती है मैकेंजी नदी के द्वारा, जो कि एक रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, मैकेंजी रिवर, उसके द्वारा ग्रेट स्लेव लेक को का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर गोल्ड के भंडार आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो गोल्ड है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है ग्रेट स्लेव लेक के पास। फिर आती है ग्रेट अथाबास्का लेक। तो ग्रेट अथाबास्का लेक, इसमें आपको एनआई यानी निकल और कॉपर के जो भंडार हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मिनरल से भरा हुआ ये एरिया है। क्योंकि यहाँ पर कैनेडियन सील्ड पाई जाती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। कैनेडियन सील्ड में कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। फिर आती है विनपिंग लेक। तो ये जो 4 लेक्स हैं ये कनाडा की लेक्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्स हैं। अब इनको मैप में भी हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ग्रेट बियर लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का और फिर लेक विनिपेग, जिसे हम विनिपेग यानी वही लेक विनिपेग आप देख सकते हैं। ये कनाडा की लेक्स हैं। फिर यहाँ पर शुरू हो जाती हैं ये जो आपको 5 लेक्स दिख रही हैं, ये हैं ग्रेट लेक्स जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा।
तो ये आप कनाडा की 4 लेक्स आपको याद रखनी है और ये 5 ग्रेट लेक्स याद रखनी है आपको। यही मुख्यतः लेक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है। चलिए बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं अगले जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 2 ही यहाँ पर मुख्य रिवर हैं, यानी इनका ही काफ़ी जो बेसिन है वो बड़ा है और कई सारी नदियाँ इसी में आकर मिलती हैं। तो देखिए बहुत सारी नदियाँ हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, लेकिन सभी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए एक रिवर है यहाँ पर कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर जो कि 2330 किलोमीटर लेंथ है इस रिवर की, और ये निर्माण करती है ग्रैंड कैनियन का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। कैनियन क्या होता है अभी हम आगे आपको इमेज में दिखाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण करती है ये कोलोराडो रिवर, और ये कहाँ से निकलती है, ये रॉकी माउंटेन यानी मिडिल रॉकी माउंटेन से निकलती है, और गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया हमने पीछे पढ़ा था, गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो आपकी गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया स्थित है, यहीं पर आकर ये जो नदी है वो मिल जाती है, यानी कोलोराडो रिवर यहीं पर आके मिल जाती है, यानी रॉकी माउंटेन से निकलकर 2330 किलोमीटर की यात्रा तय करके ये गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया में आकर मिल जाती है, और ये नॉर्थ अमेरिका की मुख्य रिवर है। और आप देख सकते हैं कई सारी नदियां यहाँ पर इस पर आकर मिली हुई हैं, कई सारी नदियां हैं, आप इनके नाम देख सकते हैं, बहुत सारी नदियां, तो इसीलिए सभी के बारे में हमको याद रखना ज़रूरी नहीं है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और फिर देखते हैं। ये देखिए ये है ग्रैंड कैनियन, ये है ग्रैंड कैनियन जिसका निर्माण करती है कोलोराडो रिवर, और कैनियन ये होती है, आसपास देख सकते हैं आप पहाड़ हैं और बीच में ये एक पतली सी जो आपको दिख रही है, इसी को कैनियन कहा जाता है। तो ये ग्रैंड कैनियन जो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, उसका निर्माण किया जाता है कोलोराडो रिवर के द्वारा। अब देखते हैं अगली रिवर के बारे में, और अगली रिवर है मिसिसिपी रिवर। तो मिसिसिपी रिवर जो कि 3730 किलोमीटर लंबी है और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ये, और इसकी लंबाई कितनी है 3730 किलोमीटर। और अब अगर बात करें ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाती है, तो ये निकलती है लेक इटास्का से। एक लेक है इटास्का जहाँ से ये जो नदी है मिसिसिपी रिवर है ये वहाँ से निकलती है, और फिर ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, ये आप देख सकते हैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको हमने पढ़ा था, तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में ही ये मिल जाती है 3730 किलोमीटर की यात्रा तय करके। और इसका भी बेसिन काफ़ी बड़ा है, और आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर ये इस तरीके से चलती हुई गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में मिल जाती है, और बीच में आप देख सकते हैं कई सारी नदियां यहाँ पर आकर इससे मिलती हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं, जिनमें मिसूरी नदी, कंसास नदी और अरकानसास नदी, कई सारी नदियां हैं इसमें मिली हुई हैं, आप उनके नाम देख सकते हैं, छोटी बड़ी नदियाँ इसमें मिली हुई हैं। लेकिन जो बड़ी नदी है उसी के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, और उसी के बारे में मैपिंग हमको करनी है। तो आपको ध्यान रखना है 2 मुख्य रिवर नॉर्थ अमेरिका की, कोलोराडो रिवर और मिसिसिपी रिवर के बारे में। बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखते हैं जो माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी जो नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स हैं उनके बारे में। तो 2 मुख्यतः यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ, यानी पर्वत श्रेणियाँ हैं 2 ही मुख्यतः, जिनमें रॉकी माउंटेन है और एप्लेसियन माउंटेन है, और काफ़ी लंबी और इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं ये नॉर्थ अमेरिका की, और इनमें ही कई छोटी छोटी आपको पर्वत श्रेणियाँ भी देखने को मिलेगी, यानी जो पीक्स हैं वो भी इनमें देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं हम रॉकी माउंटेन की। तो रॉकी माउंटेन क्या है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, यानी ये काफ़ी लंबी माउंटेन रेंज है, जिसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। 4800 किलोमीटर लंबी ये रॉकी माउंटेन की जो भी पर्वत श्रेणी है, यानी ये जो श्रृंखला है रॉकी माउंटेन की 4800 किलोमीटर लंबी है, और ये मोड़दार पर्वत है। और मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ये जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम इनके बारे में देखेंगे। काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो वलित पर्वत हैं, मोड़दार पर्वत हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। और जो रॉकी माउंटेन है वो वेस्टर्न पार्ट में स्थित है, अभी हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे, यानी नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है रॉकी माउंटेन। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट इसकी हाईएस्ट पीक है रॉकी माउंटेन की।
तो आपको इसको भी याद रखना है। हाईएस्ट पीक के बारे में माउंट एल्बर्ट, और ये वेस्टर्न पार्ट में स्थित है, इसकी लंबाई आपको याद रखनी है। फिर दूसरी पर्वत श्रेणी है एप्लेसियन माउंटेन, और ये स्थित है ईस्टर्न पार्ट में, यानी नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट पार्ट में एप्लेसियन माउंटेन और वेस्ट पार्ट में रॉकी माउंटेन स्थित है। और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर थोड़ा सा टाइप नहीं हुई है, पर हम आपको बता देते हैं। इसकी जो लेंथ है, यानी एप्लेसियन पर्वत की जो लेंथ दी हुई है, तो इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर लेंथ है एप्लेसियन माउंटेन की, यानी जो पर्वत श्रेणी है एप्लेसियन पर्वत श्रेणी, उसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, यानी रॉकी माउंटेन से आधी। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है एप्लेसियन माउंटेन की, ये है माउंट मिचेल इस एप्लेसियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। तो ये माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गए। अब मैप में इनको देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैप है नॉर्थ अमेरिका का, और ये आप देख सकते हैं रॉकी माउंटेन वेस्टर्न पार्ट में स्थित है, और एप्लेसियन माउंटेन ये ईस्टर्न पार्ट में स्थित है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे है मैक्सिको, ये यहाँ पर यूएसए, और फिर ये है कनाडा। तो ये दोनों माउंटेन आप देख सकते हैं, यही मुख्य माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के। और भी कई सारे छोटे बड़े माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं डिजर्ट एंड प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका में जो भी डिजर्ट हैं, जो भी प्लेट्यू हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरफ इस वाले एरिया में स्थित है रॉकी माउंटेन, और यहाँ पर स्थित है एप्लेसियन माउंटेन। तो फिर जो बीच वाला पार्ट बचता है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है डिजर्ट होंगे, प्लेट्यू होंगे, रिवर का बेसिन होगा, कैनियन होंगे, सभी आपको यहाँ पर बीच वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। ग्रास लैंड्स भी देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेसिन वाला एरिया है, ग्रेट बेसिन स्थित है, और ये स्थित हैं ग्रेट प्लेन्स और कोलोराडो प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होते हैं? ये पठार होते हैं, जो प्लेट्यू को ही हिंदी में पठार कहते हैं, और डिजर्ट को रेगिस्तान। तो यहाँ पर कोलोराडो प्लेट्यू और चीजू आजुआन डिजर्ट, और ये सोनोरन डिजर्ट, मोजावे डिजर्ट, यानी ये कई सारे डिजर्ट, और जो प्लेट्यू हैं ग्रेट बेसिन प्लेट्यू, ग्रेट प्लेन्स प्लेट्यू और कोलोराडो प्लेट्यू। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मैप में आप देख सकते हैं इनको। तो ये डिजर्ट एंड प्लेट्यू जो इम्पोर्टेंट हैं वो नॉर्थ अमेरिका के, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहीं बीच वाले एरिया पर ही कोलोराडो रिवर थी, और उसी के पास ये बना हुआ है कोलोराडो प्लेट्यू, क्योंकि जो हमने आपको बताया था कोलोराडो रिवर कहाँ से निकलती है, रॉकी माउंटेन, मिडिल रॉकी माउंटेन से निकल के फिर इस तरह से गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आकर मिल जाती है। और बात करें मिसिसिपी रिवर की, तो ये यहाँ से निकलकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल जाती है। तो ये रिवर है, तो इनके बीच बेसिन तो होगा ही। तो ये देखिए कोलोराडो प्लेट्यू उसी कोलोराडो रिवर के आसपास ही आपको बना हुआ मिलता है। तो ये हो गए डेजर्ट एंड प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब हम देखते हैं आगे ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो भी नॉर्थ अमेरिका में स्थित है ग्रासलैंड, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स के बारे में भी देखेंगे कि कहाँ पर इनको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं इन वाले एरिया में, जो भी आपको डार्क ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पर सभी जगह ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में ये जो मध्य वाला पार्ट है, हमने आपको बताया था रॉकी माउंटेन, एप्लेसियन माउंटेन, और ये जो बीच वाला बेसिन वाला एरिया होगा जहाँ पर डिजर्ट हैं, प्लेट्यू हैं, वहीं पर आपको ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। और क्या होता है कि ग्रासलैंड्स को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है, यहाँ पर इनको प्रेयरी के नाम से जाना जाता है, यानी प्रेयरी कहा जाता है इन ग्रासलैंड्स को। घास के मैदान होते हैं ग्रासलैंड्स बेसिकली, तो इनको, इन घास के मैदानों को ही प्रेयरी कहा जाता है। कहाँ? उत्तर अमेरिका में, यानी नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में। फिर आप नीचे आएंगे मिडिल वाले एरिया में, यानी इक्वेटर वाले रीजन में, तो यहाँ पर देखिए ये स्थित हैं जो ग्रासलैंड, ये वाले जो ग्रासलैंड्स हैं इन्हें कहा जाता है सवाना। और ये आप आगे जाएंगे तो ये जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं इन्हें सवाना कहा जाता है। और नीचे अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास वाले एरिया में जो भी ग्रासलैंड्स मिलते हैं उनको पंपास कहा जाता है, पंपास के नाम से जाना जाता है इन्हें। और फिर इधर जो यूरोप वाले एरिया में, एशिया वाले एरिया में जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं उन्हें स्टेप्स के नाम से जाना जाता है, स्टेपीज के नाम से
इन ग्रासलैंड्स को जाना जाता है। देखिए अलग अलग नाम होते हैं इन ग्रासलैंड्स के, तो आपको बेसिकली याद रखना है, यानी हम इस कॉन्टिनेंट की मैपिंग कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैपिंग कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स को प्रेयरी कहा जाता है। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था हमारा, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर थे, यानी जो फिजिकल मैपिंग थी वो हमने की आज की क्लास में। अब अगले वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका के ही जो पॉलिटिकल मैपिंग होगी, यानी पॉलिटिकल मैपिंग का मतलब जो भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज होंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आई होंगी, मैप भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर दिख रहा होगा। क्योंकि क्या हुआ था कि जो पिछले हमने 2 कॉन्टिनेंट की मैपिंग की तो उसमें जो इंटरफेस था थोड़ा बदला हुआ था, जिसमें आप चीज़ें शायद कम समझ पाए होंगे क्योंकि वहाँ पर चीज़ें स्पष्ट दिख नहीं पा रही थी। और अब हमने इसको एक अच्छी तरीके से पीपीटी फॉर्म में अरेंज किया, फिर वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और हम पूरे कॉन्टिनेंट की मैपिंग करेंगे, पहले फिजिकल मैपिंग और फिर उसकी हम पॉलिटिकल मैपिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।